आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं हम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लिखना है इसका स्टेटमेंट, if two different element combine separately with a fixed mass of a third element, with a mixed fixed mass of third element, the ratio of the masses in which they combine are either the same or are in simple multiple ratio of the masses। बेटा मैं आपको समझा दूंगा, बस ये थोड़ा सा नोट कर लो, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन करो तो आपको ध्यान आ जाएगी क्या समझाया था हमने। कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है, साथ साथ नोट करो। अब देखो एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं डायरेक्ट। देखना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मिलता है, हाइड्रोजन के साथ भी मिलता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाता है CO2, हाइड्रोजन के साथ बनाता है CH4। ठीक है, अगर मैं इसका कार्बन का मास फिक्स कर दूं, यहाँ पर इसका भी मास 12 है, इसका भी मास 12 है, तो इनका मास, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कितना है 32, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन का 4। तो ये जब ये दोनों कंबाइन होंगे ना, तो ये भी या तो इसी रेशियो में कंबाइन होंगे 4:32, या फिर सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। यहाँ पर देखो क्या है, ये 4:32 के रेशियो में हो रहे हैं कंबाइन, बिल्कुल हो रहे हैं। ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो H2O बना रहे हैं, और H2O में जो रेशियो आता है वो 1:8 का ही आता है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें हमने ध्यान रखा था कि 2 ही तरह के एलिमेंट होने वाले हैं। इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि 3 तरह के एलिमेंट होने वाले हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखो। सल्फर ऑक्सीजन के साथ बनाता है SO2, सल्फर हाइड्रोजन के साथ बनाता है H2S। ठीक है, SO2 में सल्फर का मास मैं फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सल्फर का मास 32 है, यहाँ पे भी सल्फर का मास 32 है। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का मास देखना, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है 32, और हाइड्रोजन का मास कितना है 2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होंगे ना, तो या तो 2:32 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे, या फिर सिंपलेस्ट होल नंबर मल्टीपल रेशियो में कंबाइन होंगे। यहाँ पे 2:32 के रेशियो में जब कंबाइन होंगे तो H2O2 बनाएंगे 1:16 के रेशियो में। ठीक है, या फिर ये H2O भी बना सकते हैं 1:8 के रेशियो में।
तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों लिखा है कि वो या तो सेम और आर इन सिंपल मल्टीपल रेशियो में, दोनों में कंबाइन हो सकते। समझ आया? यस डायरेक्ट क्वेश्चन सर। करवाता हूँ। सर 1:8 कैसे बनाएंगे? 1:8 का रेशियो कब आएगा? जब H2O बनेगा। 1:16 का रेशियो कब आएगा? जब H2O2 बनेगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। है ना? उतना ज्यादा कोई इससे क्वेश्चन आए नहीं है, फिर भी चारों लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चारों में से किसी ना किसी से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसका देखो क्या एग्जाम्पल रहेगा। जैसे CO2 एंड CH4 है। ठीक है, CO2 एंड CH4 में कॉमन क्या रहा है? कार्बन। मतलब तीसरा वाला जो कंपाउंड बनेगा ना, इस लॉ को वैलिड करने वाला, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बनना चाहिए, जैसे H2, तब ये जाके वैलिड होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। SO2 H2S H2O, इसमें ये वैलिड है। कैसे वैलिड है? आपने सल्फर को कॉमन ले लिया है, इन दोनों से मिलकर ये बने, बिल्कुल वैलिड है। एक एग्जांपल है CO2 SO2 CH2, क्या इसमें ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर आपने ऑक्सीजन को कॉमन ले लिया है, तीसरा जो कंपाउंड बना है ये कार्बन एंड सल्फर से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें ये वैलिड होगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CO2 SO2 एंड CO, ये इसमें वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आपने ऑक्सीजन को कॉमन लिया है, तो तीसरा जो कंपाउंड बनना था वो कार्बन एंड सल्फर से मिलकर बनना था, लेकिन यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिल रहा है। तो इस वाले के लिए ये वाला लॉ वैलिड नहीं होगा, डज नॉट वैलिड। समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चन आएंगे? बोलो। यस सर। नोट करो, और एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, जल्दी नोट करो। सर लास्ट में दिखा। ये लो। हो गया? हो गया? सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं? ये लो। कर दो इरेज। सर 1 मिनट। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया ना SO2 और H2S का, सर उसमें हाँ, मुझे अभी भी डाउट है कि 1:16 ही रेशो आ सकता है ना सर, 1:8 कैसे रेशो आ सकता है? ये वाला मैंने यस यहाँ सर। पर देखो, इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि जब वो कंबाइन होंगे ना, या तो वो उसी सेम रेशियो में कंबाइन होंगे, या फिर सिंपल मल्टीपल रेशियो में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। यस तो ये सिंपल मल्टीपल रेशियो के लिए तो हमने एक रूल नंबर, लॉ नंबर 3 पढ़ रखा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का, यस सर। है ना? इसलिए मैंने यस उसको सर। 1:8 का रेशियो भी, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो है ना। यस सर। मतलब ये 16 का 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। इस 16 को मैं इनमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए ये या तो 1:8 में बनाएंगे या 1:16 में बनाएंगे। हो गया? बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कर लो, इसका सिंपल सा है। फॉर विच of the following law of
reciprocal proportion is valid. A ऑप्शन है KI, KCl, KBr. B ऑप्शन है N2O, NO2, N2O3. C ऑप्शन है H2O, NO2, NH3. D ऑप्शन है P2O3, P2O5, PCl4. देखो सिंपल सा ऑप्शन है इसमें, तो हमें इसमें याद रखना है कि 3 तरह के एलिमेंट होने चाहिए। और तीसरा कंपाउंड कब बनेगा, जब जैसे मैंने यहाँ पर आपका पोटेशियम कॉमन ले लिया, तो तीसरा कंपाउंड आयोडीन एंड क्लोरीन का बनना चाहिए था। ICl होता तो यहाँ पर वैलिड होता, लेकिन यहाँ पर क्या है KBr। तीनों में पोटेशियम कॉमन आ रहा है, नहीं आना चाहिए था, तो इसमें तो वैलिड नहीं है। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन को कॉमन ले ले, ऑक्सीजन को कॉमन ले ले, तो यहाँ पे तो 2 ही तरह के एलिमेंट है ना, 3 तरह के नहीं है, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ऑक्सीजन को कॉमन ले रहे हैं, तो तीसरा कंपाउंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मतलब इसमें ये वैलिड होगा। समझ रहे हो? यहाँ पर देखो फॉस्फोरस कॉमन ले लिया, इन दोनों में दोनों चीजें कॉमन आ रही है ना, तो नहीं बन रहा है ये, तो इसमें भी वैलिड नहीं है। क्लियर? ठीक है ना। फिफ्थ लॉ देखो, फिफ्थ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये नहीं पढ़ा है ना एवोगैड्रो लॉ, इसको एवोगैड्रोस लॉ भी बोलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये IPC में? चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं एक और बार। देखो हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन तो पढ़ रखी है, PV इक्वल टू nRT, याद है ना? यस सर। यस सर। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कर दूं। अब मैंने क्या किया है, टेम्परेचर को प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के। लिख सकता हूँ। यस सर। यही हमारा अवोगाड्रो लॉ है कि at constant temperature and pressure volume is directly proportional to moles, है ना। अब इसको ध्यान से इसका स्टेटमेंट देखना, the volume of gas can be treated similar to the moles। ये इसका स्टेटमेंट। हो गया? लिखा बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। है ना। अब देखो इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो लिख लो आप, gases combine in simple ratio of their volumes and if the product formed is also a gas, then
its volume will be in simple ratio with the volume। ये इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया था। क्या मतलब है इसका? मीनिंग समझा देता हूं मैं। जैसे एक रिएक्शन हो रही है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड बना रही है वो अमोनिया गैस। ठीक है, मुझे इसको पढ़ना आता है क्या? कैसे पढ़ूंगा मैं इसको कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल बना रहा है। ऐसे पढ़ते हैं ना रिएक्शन को। ये जो आगे नंबर लिखा होता है इसको स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं पढ़ने का तरीका बता देता हूँ आपको। इसको कैसे पढ़ते हैं हम? 1 mole of N2 is react with 3 mole of H2 to produce 2 mole of ammonia। ठीक है, ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं ये मोल्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये लो ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, मतलब ये रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अगर हो, तो मैं जो मोल्स है ना उनको वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 इज रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। जिस तरह से मैं 1 मोल ऑफ N2 इज रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3 पढ़ रहा था ना, सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस तरह से पढ़ सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कर दिया? देखो बेटा, मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे मोल से वॉल्यूम? मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? इंटू 22.4, यहाँ पर भी इंटू 22.4, यहाँ पर भी इंटू 22.4 निकाल सकते हैं ना? बोलो। अगर मैं इन तीनों, अब ये मोल की जगह क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया ना। ये भी वॉल्यूम हो गया, 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 ये भी वॉल्यूम हो गया। राइट, ऐसे कर सकते हैं। एचटीपी पे, एचटीपी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ही है ना। तो अब देखो, मैं इन तीनों का रेशियो लूंगा, वो रेशियो तो यही आने वाला है ना, 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम। सिंपल सा है। समझे कि नहीं समझे कि क्या है लो? Yes, sir. कि अगर कोई गैस किसी गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और एक गैस ही बना रही है, तो उनका वॉल्यूम को हम मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझे? चलो, एक मैं ये बोल रहा हूँ H2 प्लस Cl2, दोनों गैस गैस है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना रही है ना HCl लिक्विड बना रही है। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है, हो गई है बैलेंस, इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसका 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा। बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसका 2 वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि यहाँ तो ये लिक्विड बना है। समझा ना? लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है गैस के वॉल्यूम से। गैस के पार्टिकल तो दूर 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 होते हैं, है ना। लिक्विड का थोड़ा सा कम वॉल्यूम होता है, सॉलिड का और ज्यादा कम वॉल्यूम होता है। समझ रहे हो? तो यस सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि अगर गैसेज हैं, किसी रिएक्शन में गैसेज हैं, तो उनके वॉल्यूम को हम मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कब? जब हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। समझ आया? Yes, sir. नोट कर लो।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना बेटा, हम स्टोइकियोमेट्री में करेंगे, क्योंकि वहां पे ये काम आने वाली है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ी है ना आईटीसी में आप लोगों ने? सर नहीं सर। ठीक है, इरेज कर दूं, हो गया ये? सर हाँ, सर अगर H2 और Cl2 दोनों लिक्विड में होते तो फिर हो सकता था तो वन वॉल्यूम। तो भी नहीं होता, तो भी नहीं होता बेटा। ये वाला जो लॉ लग रहा है ना, ये वाला लॉ ओनली गैसियस स्टेट के लिए। देखो यहाँ पे नाम भी इसका यही है, गैसियस वॉल्यूम। ये वाला लॉ ओके ओनली सर। एप्लीकेबल किसके लिए? गैसेस के लिए। ठीक है, ओके सर। कर दो इरेज बच्चों ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, इसको हम मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट in a compound। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। मुझे बोल दिया है हमारे पास कंपाउंड है ऑक्सीजन वाटर का, H2O का। मुझे बता ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो किसी की भी परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 अपॉन पूरे कंपाउंड का मास कितना है? 18 into 100। तो ये क्या हो जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। समझ आया? H2SO4 में, H2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंट बताओ। तो 16 into 4 अपॉन टोटल मास इसका 98 into 100। सिंपल है ना? सिंपल है। Yes. Yes, sir. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। बट इनसे ना क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और दिमाग यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा। हो गया? हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है इंसुलिन contains 3.2% sulfur। Calculate the minimum molar mass of insulin। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इंसुलिन का फॉर्मूला तो हमें याद ही नहीं, कैसे करें? है ना, यही ट्रिक है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सल्फर का मास परसेंट दे रखा है कितना? 3.2। इसको अगर मैं इक्वल कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम। मिनिमम कब होगा? जब सल्फर का एक एटम हम यूज करें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1 into 32 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड क्या होगा? मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इंटू 100। क्या m की वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी ना? ये आ जाएगी 1000। सिंपल है। Yes. Sir. Yes, sir. सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके,
यहाँ पर देखो क्या है, मिनिमम मोलर मास है इंसुलिन का। मिनिमम मोलर मास क्या होता है, जैसे मैं इसके बाद ही ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ग्लूकोज का मैं लिख दूं C6H12O6, ठीक है। तो वो मुझे पूछे कि इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ, मिनिमम मोलर मास बताओ, तो मैं ये मिनिमम मोलर मास लिखूंगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब वो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो कंपाउंड है उसमें मिनिमम एक ही सल्फर होगा। अब उसमें सल्फर की परसेंटेज है तो जीरो तो हो नहीं सकता ना, जीरो से ज्यादा एक होगा, ऐसा तो नहीं है 0.5 सल्फर रख दोगे आप, नहीं है ना। या तो एक एटम रखोगे, या दो, या तीन, या चार। दो रखोगे तो वो मिनिमम तो ना होगा, है ना। मिनिमम तो कब रहेगा, 1। समझे, यस सर। समझ आया। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अ कंपाउंड used in making rayon contains 43.8% oxygen by mass. If the molecular mass of the compound is 146, then calculate the number of oxygen atoms in one molecule of the compound. A compound used in making rayon contains 43.8% oxygen, मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है 43.8 बाई मास। इफ द मोलिकुलर मास, ये m की वैल्यू भी दे रखी है इस क्वेश्चन में। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ सल्फर माना था 1, और इस वाले क्वेश्चन में यही निकालना है। समझ आया क्वेश्चन क्या है, बताऊं कि कर रहे हो। कर रहे हैं सर। करो बेटा। आई थिंक सब मैथमेटिक्स तक तो पहुंच गए होंगे। परसेंटेज है, मैंने मान लिया कि ऑक्सीजन के x एटम है इनटू 16, राइट। तो x इंटू 16 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालनी, मोलिकुलर मास या मोलर मास हमें दे रखा है कंपाउंड का कितना है, 146 इंटू 100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 146 इंटू 43.8 अपॉन 100 इंटू 16, ठीक है। ये एक जीरो और आ गया यहाँ पर। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो x की वैल्यू 4 आएगी। अप्रोक्सीमेशन ले लेना, अगर 3.9 या 3.8 आए तो उसको अप्रोक्स 4 कर लेना, क्योंकि एटम एक होल नंबर में ही होगा, ऐसा नहीं है कि 3.5 एटम हो जाए, ठीक है। क्लियर।
Yes, क्वेश्चन समझ आया ना? पहले क्वेश्चन को रीड सर किया वो करो 16 होगा ना, 160 नहीं होगा ना? बेटा, मैंने पॉइंट हटाया है तो 160 हो गया। ओके सर। ठीक है, समझ आया ना क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नोट किया सभी ने क्या करना था इसमें? Yes, हेरा, sir. मुत्कर्ष, Yes, sir. मयंक, क्रिश, कर दो रेस। यस अब एक क्वेश्चन और करो, ये आप करना। पहले क्वेश्चन को रीड करना और सोचना कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। A 19.2 gram sample of sulfur vapor exert a pressure of 8 atm in a 0.821 liter closed vessel at 527 degrees Celsius. The molecular formula of the sulfur vapor is। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, समझो कि क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है, उस अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लगाओ, फिर आंसर निकालो। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर का मीनिंग क्या है? मतलब वो पूछ रहा है कि सल्फर कितने एटम से मिलकर बना है। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ Sx। हमें x की वैल्यू बतानी है, मतलब क्या मॉलिक्यूल होगा। जैसे Cl2 का मॉलिक्यूल कब बनता है? जब Cl के 2 एटम मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, है ना। H2, I2, P4। तो यहाँ पर क्या होगी? ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू ही हमको निकालनी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ और x की वैल्यू x की आंसर निकालो। समझ आया किसी को? क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं बताऊं? राहुल, आयुष, ओमकार, नीरव, वीडियो ऑन रखो सबसे पहले तो। वीडियो ऑन सभी के। समझ आ रहा है क्या करना है? बेटा देखो, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है ना। ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये सब यूज होते हैं? अभी पढ़ा था हमने, PV इक्वल टू NRT, पीवी टू एनआरटी, है ना। प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 8 atm। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.821 लीटर। मोल्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसमें हमें गिवन मास तो दिया हुआ है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे। आर बताओ, आर कितना होता है? 0.0821। टेम्परेचर 527 प्लस 273 करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, क्योंकि जो आर की वैल्यू है, जब हमने टेम्परेचर लिया था तभी आर की वैल्यू 0.0821 ली थी, जब टेम्परेचर केल्विन में था। तो ये हो जाएगा 800 केल्विन। ठीक है, रखो देखो इसको। 8 इंटू 0.821 इक्वल टू, बताओ गिवन मास कितना है? 19.2। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? x इंटू 32। ऐसे निकलेगा ना मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? जैसे Cl2 का निकलता है ना, x कितना है यहाँ पर? 2 इंटू एक Cl का कितना है? 35.5। ऐसे निकलता है ना, इनटू। yes sir. बोलो बच्चों, हाँ ना तो बोल दिया करो। Yes, sir. Yes, sir. आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर की वैल्यू 800 केल्विन। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19.2 इंटू 0.0821 इंटू 800 डिवाइड बाई 8 इंटू 0.821 इंटू 32। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 6।
आई थिंक 6 आनी चाहिए। तो हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, S6 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे? यस सर। बेटा वीडियो ऑफ मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन ही रखो। नीरव, समझ नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। बेटा मैं, आप वीडियो ऑन मत ऑन रखो, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूं बोल रहा हूँ। कर दो इरेज बच्चों, हो गया? इजी था ना? 1 मिनट सर। यस सर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझना बेटा, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिख देता हूँ CH2O6, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में ले लेता हूँ O, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ आया? बोलो। यस सर। यस। है ना? ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसमें मैं सिक्स से सभी को डिवाइड कर दो, सभी के एटम्स को, तो एक कॉमन लेके, तो ये CH2O क्या हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू दैट कॉमन नंबर होता है, जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना? ये n कैसे निकालते हैं हम, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ऐसे इस n को निकाला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मोलिकुलर मास ग्लूकोज का बताऊं तो मोलिकुलर मास है 180, और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, इसका मास, तो देखो 12 + 2 14, 14 + 16 30, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। मतलब मैं को अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर मैं निकाल लूं किसी भी कंपाउंड का, जैसे इसका हमें आता है CH2O, तो मैं उसको 6 से, सारे एटम्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ आई? यस। मतलब हमें यस इसके सर। क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चंस में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। तो जिन क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, वहां पे उस वो मॉलिक्यूलर मास हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ये गिवन है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, उसका मास निकालेंगे, इसका जैसे निकाला था 30, और डिवाइड करके n की वैल्यू निकाल देंगे, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल देंगे। एक बार ये थोड़ा सा नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन के टर्म्स में आपको समझाता हूँ। जल्दी करो। ये तो नहीं पढ़ाया ना बेटा पहले, हरी, हरी वीडियो ऑन रखो, क्रिश, आनंद, ये पहले आईटीसी में पढ़ाया था क्या? नो सर। नो सर। किया नोट? यस सर। 1 minute. इससे भी का बेटा थोड़ा जल्दी नोट किया करो, इससे भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, करते हैं उनमें से कुछ अपन। कर दो इरेज बेटा। यस सर।
देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड if 2.74 gram metal oxide contains 1.53 gram of metal। वेनेडियम का मोलर मास दे रखा है 51। ठीक है, हमें वेनेडियम का फॉर्मूला निकालना है, मतलब VXOY निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि वेनेडियम का मास कितना है। देखो वेनेडियम ऑक्साइड टोटल का मास है, पूरे इस कंपाउंड का मास है 2.74 ग्राम। ठीक है, उसमें से 1.53 ग्राम क्या मेटल है, मतलब जो वेनेडियम है वो कितना है 1.53 ग्राम। तो बटा ऑक्सीजन कितना होगा 2.74 माइनस 1.53, यही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. बोलो Sir. कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2। 1.21. अब ये हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम गिवन मास। क्या मानेंगे, गिवन मास। बताओ गिवन मास से क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखो 1.53 अपॉन 51 और यहाँ पे 1.21 अपॉन 16। बोलो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये कितना आएगा, ये आएगा 0.03 और ये आएगा 0.075। ये मोल्स आ गए हमारे। अब मुझे क्या लेना है, एक सिंपल रेशियो लेना है। क्या लेना है, सिंपल रेशियो ऑफ देयर मोल्स। सिंपल रेशियो निकालने का सिंपल सा मीनिंग है, इन दोनों में से किसी को एक कर दूं मैं, 1 बना दूं। 1 कैसे बनाऊंगा, मैं किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर दूं। तो इसको 0.03 को 0.03 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 हो जाएगा। अब रेशियो लेना है तो मुझे 0.075 को भी 0.03 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। बोलो, तो ये Yes. किसके बराबर आएगा, ये 2.5 के बराबर आएगा। अब 1:2.5, अब कोई एटम 2.5 तो नहीं हो सकता ना, तो सिंपल रेशियो क्या आएगा 2:5 का आएगा। ये हमारा आ गया मोल्स का रेशियो। अब 2:5 का आ गया तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड एम्पेरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड का हो जाएगा V2O5। ये आंसर हो गया। बोलो समझ आया। क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो निकाल लिया। मास अगर दिया हुआ है तो हम सिंपली उसके मोल्स निकाल सकते हैं, फिर मोल्स का हमें सिंपलेस्ट रेशियो लेना है और सिंपल रेशियो आ गया तो उससे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी अगर फॉर्मूले में वो उसका मॉलिक्यूलर मास भी दे देता तो क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते थे क्या। इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता चल जाएगा B2O5 का 51 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 16 करके। मॉलिक्यूलर मास अगर वो क्वेश्चन में दे देता तो n की वैल्यू भी आ जाती, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाता। बोलो समझ आया। Yes, sir. है ना, नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन वैसा भी करवाता हूँ। हुआ, सर पार्ट से समझ Yes. आ रहा है, पार्ट। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा।
सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ मैं कर दूंगा। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है किसका, वेनेडियम ऑक्साइड का। अब वेनेडियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला याद नहीं, वो हमें बताना है। ठीक है, उस वेनेडियम ऑक्साइड का जो मास है वो कितना है, 2.74 ग्राम मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड मतलब वेनेडियम ऑक्साइड, उसमें 1.53 ग्राम क्या मेटल है, मतलब उनमें से मेटल कौन सा, वेनेडियम है ना। तो वेनेडियम का गिवन मास कितना आ गया, 1.53। तो बाकी का बचा हुआ मास 2.74 में से वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ये ऑक्सीजन का मास आ गया। अब ये क्या है, इसका गिवन मास है, तो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास या मोलर मास करके हम इसका मोल्स निकाल सकते हैं। ये मोल्स निकाल लिया मैंने, तो ये मोल्स आ गए इनके। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। सिंपलेस्ट रेशियो क्या करूंगा, जैसे मेरे को अगर एक रेशियो लेना है 5:8 का, 5:0.5:0.75 का, इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों का रेशियो लेने के लिए मैं किसी भी एक का डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो हो जाएगा 1 और ये 0.5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो आएगा वो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, 1:2 कुछ भी हो सकता है। तो वो मोल का जो रेशियो होगा, हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन, इतने सारे लॉ पढ़े कि एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में ही कोई एलिमेंट कंबाइन होता है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर देंगे V2O7.5, ऐसा नहीं है। या तो ये V2O5 होगा या V2O10 होगा या V2O12 होगा। क्लियर? यस तो सर। हमें मोल्स का रेशियो लेना था, मोल्स का रेशियो हमने निकाल लिया इस तरह से। तो ये 2:5 का रेशियो आ गया, मतलब उसमें 2 तो वेनेडियम होंगे, 5 ऑक्सीजन होंगे। समझ गए? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना। क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग पता है ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने कंपाउंड। कंटेन्स 80% कार्बन, द वेपर डेंसिटी of the compound is 30. The molecular formula of the compound will be. ठीक है, अब देखो हाइड्रोकार्बन है, CXH5 लिख देता हूं मैं इसको। इसमें से हमारा कार्बन जो है वो कितना है, 80%, मैं उसको मान लेता हूँ 80 ग्राम। हाइड्रोजन कितना बचेगा फिर, 20%, तो उसको मान लेता हूँ 20 ग्राम। कर सकते हैं ऐसा। तो ये क्या हो गया, हमारा गिवन मास हो गया। कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइड बाई कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12। 20 डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1। बोलो सही है यस सर। यस सर। है ना। अब ये आ जाएगा आपका 4 से, मैं इसको काट देता हूँ 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ये 20। अब देखो ये 20/3 एंड ये 20 है। मैं दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 1/3 से, नहीं 1/3 से क्यों डिवाइड करूं, 20 से डिवाइड कर दूं 1/20 से। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा 1/3:1 का। तो ये रेशियो क्या होगा, 1:3 का। बोलो यस सर। होगा ना। 1:3 का रेशियो है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH3। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा फिर, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास
कार्बन का 12 प्लस 3 हाइड्रोजन का, तो 15 हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है ना, तो 2 इंटू 30 मतलब 60। बोलो, होता है ना? Yes. वेपर डेंसिटी पढ़ाया Yes, मैंने, sir. डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। तो ये उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 इंटू वेपर। तो एन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला एन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा CH3, एन कितना है? 4, मतलब C4H12, ये आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इजी है ना? नोट करो, नोट करो जल्दी। हर्ष समझ आया? हर्ष, हेरम, ओम, राहुल, Yes, sir. नितिन, Yes, sir. नितिन, Yes, sir. Yes, sir. आनंद, Yes, sir. Yes. हाँ किया है नोट? नेक्स्ट पेज पे जाऊं? 1 minute. हो गया? Yes, sir. नोट करो बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काफी इम्पोर्टेंट, जिसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। लिख लिया? करें स्टार्ट? Yes, sir. देखो बेटा, स्टोइकियोमेट्री काफी टाइप की होती है। मोल मोल टाइप की होती है, मास मोल टाइप की हो सकती है, मास मास टाइप की हो सकती है ना? मोल वॉल्यूम टाइप की हो सकती है, काफी टाइप की हम बना सकते हैं इसको। इसका मीनिंग अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है? ध्यान देना, ये नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। जैसे यही लिख दूं क्या साइड में? जैसे हमारी एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। मैं इन सभी को गैसेस बोल रहा हूँ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है? तो मैं मोल मोल स्टोइकियोमेट्री कैसे पढ़ूंगा, इसकी कैसे रीड करूंगा? इसका मतलब है, ये जो आगे नंबर्स लिखे होते हैं ना बेटे, ये नंबर्स को बोलते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मैं 1 मानूंगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमें इस रिएक्शन को रीड करने के काम में आने वाले हैं। आवाज आ रही है मेरी? सुन रहे हो सब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, स्टोइकियोमेट्री होती है किसी भी रिएक्शंस को के बारे में, हमें के अमाउंट के बारे में हमें स्टडी करनी है, वो होती है स्टोइकियोमेट्री। जैसे अगर हम मोल मोल स्टोइकियोमेट्री पढ़ें तो इस तरह से पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 इज रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। समझे कैसे पढ़ा मैंने?
ये जो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है ना वो हमारी हेल्प कर रहे हैं रीड करने में. 1 मोल ऑफ N2 is react with 3 मोल ऑफ H2 to produce 2 मोल ऑफ NH3. कर सकते हैं इस तरह से मोल मोल में. Yes, sir. बताओ मास में कैसे करेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर 34 ग्राम अमोनिया बनाता है. ये मास स्टोइकियोमेट्री हो जाएगी. कैसे निकाला मैंने 28 ग्राम? यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 ही एटम है ना, तो 14 इंटू 2 28 ग्राम हो गया. यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 6 एटम है ना, तो 6 इंटू 1 6 ग्राम हो गया. यहाँ पर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल का 17 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम हो जाएगा. तो ये क्या होगी हमारी मास स्टोइकियोमेट्री होगी. समझ रहे हो? Yes, sir. मास वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मास वॉल्यूम की इसका 28 ग्राम इसके 6 ग्राम के साथ मिलकर उसके 2 मोल बनाता है. इसको मास मोल बोल देंगे. सिंपल है. किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं. वॉल्यूम कैसे बोलेंगे? वॉल्यूम कैसे बोलेंगे हम? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. वॉल्यूम कैसे रीड करेंगे कि इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम बना सकता है. ऐसा मैंने कब किया है? जब ये तीनों गैसेस थी. याद है ना अवोगाड्रो लॉ? अवोगाड्रो लॉ आज ही पढ़ा है ना? अगर ये गैस नहीं होती, लिक्विड होता, तो हम इस तरह से फिर नहीं रीड कर पाते इसको. ठीक है. पीवी इक्वल टू एनआरटी. पीवी इक्वल टू एनआरटी. ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये भी ओनली किसके लिए वैलिड है? गैस के लिए वैलिड है. हमने पढ़ा है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है ये. आइडियल गैस इक्वेशन. इसको लिक्विड के लिए मत लगाने लग जाना. क्लियर? Yes, sir. तो ये होती है स्टोइकियोमेट्री. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझना. ये नोट किया आपने? ये वाला पार्ट 1 minute, sir. किया नोट? किया नोट? 1 minute, sir. 1 minute, sir. Done, sir. Yes, sir. हो गया. अब देखो मैं इसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ. N2 plus 3H2 gives 2NH3. तीनों गैसेस है. ये अपवर्ड एरो है ना, गैसेस को डिनोट करते हैं. ठीक है. अब हमें सिंपली हम तो ये पढ़ सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 2 मोल बनाता है. मुझे N2 के दे रखे हैं 15 मोल और मुझसे पूछ ले कि इसके मोल्स बताओ. तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ NH3 बना रहा है? 2 मोल ऑफ NH3 बना रहा है. तो 15 मोल ऑफ N2 कितने बनाएगा? 2 इंटू 15. सिंपल है ना? Yes, sir. 30 मोल ऑफ NH3 बन जाएगा. इसको ही क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं. और बताता हूं मैं. अगर मुझे बोल दे कि इसके मुझे 8 मोल दे रखे हैं. कितने दे रखे हैं? 8 मोल. और पूछ ले कि इसके बताओ मुझे. तो कैसे करेंगे? जब 3 मोल इसके 2 मोल बनाता है, तो बताओ 1 मोल कितने बनाएगा? 2/3. तो 8 मोल कितने बनाएगा? 2/3 इंटू 8. इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड. समझ आया? Yes, sir. समझ आया? और बात करते हैं. देखो
मुझे इसका बोल दिया है कि इसका मुझे दे दिया है 30 नहीं 15 ml दे दिया है। मुझे इसका वॉल्यूम बताओ। तो हमें पता है कि इसका 3 वॉल्यूम, या फिर मैं इसको बोल दूं कि इसका 3 ml गैस है ना दोनों, 3 ml इसका 2 ml बनाता है, तो इसका 1 ml कितना बनाएगा 2/3 ml। बताओ इसका 15 ml कितना बनाएगा 2/3 इंटू 15 ml। सिंपल है ना। तो ये कितना हो Yes. जाएगा 10 ml। सिंपल है, कर सकते हैं। और बताऊं, और रिलेशनशिप और स्टोइकियोमेट्री बताऊं। देखो मुझे ग्राम्स में दे रखा है, मुझे दे रखा है कि इसका बताओ 36 ग्राम इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। इसका 36 ग्राम इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। तो मुझे पता है कि इसका 6 ग्राम हाइड्रोजन का 6 ग्राम नाइट्रोजन के 28 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। याद है ना, है ना। अरे ऐसे ही Yes, तो sir. पढ़ा था, इसका Yes, sir. 28 ग्राम Yes, इसके sir. 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। तो मैं लिख रहा हूँ इसका 6 ग्राम इसके 28 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। तो बताओ 1 कितने के साथ करेगा 28/6। बताओ फिर 36 कितने के साथ करेगा 28 डिवाइड बाई 6 इंटू 36। तो 28 इंटू 6 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे स्टोइकियोमेट्री Yes, लगने वाली है। अब Yes, मैं sir. ना, अब इसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 10 तरह की स्टोइकियोमेट्री सीखो। हम तो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है उससे हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मोल मोल स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करेंगे। कौन सी अप्लाई करेंगे, मोल मोल स्टोइकियोमेट्री। उससे कभी गलती नहीं होगी आपकी। कैसे, देखो मुझे इसका 36 ग्राम दिया हुआ था, तो मैं क्या इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। बताओ कैसे कैलकुलेट Yes, sir. करूंगा। इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा 36/2, ये आ जाएगा हमारा 18 मोल। अब यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 6 मत कर देना बेटा, मोल तो मोलिकुलर मास डिवाइड बाई मोलर मास ही करोगे ना। H2 का मोलर मास कितना होता है 2 होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 18 मोल आ गया। अब हमें पता है कि 3 मोल रिएक्ट करता था 1 मोल ऑफ N2 से, तो 1 मोल कितने के साथ करेगा 1/3 मोल ऑफ N2 से। बताओ 18 मोल कितने के साथ करेगा 1/3 मोल ऑफ इंटू 18, तो 6 मोल ऑफ N2 से। बोलो समझ आया। तो ये Yes, क्या sir. आ गए, ये मोल्स आ गए, 6 मोल आ गए। अब 6 मोल आ गए, इसका मास पूछा था, तो 6 इंटू 28 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसका मास आ जाएगा। वही आंसर आया ना। तो आप बोलोगे कि सर वो तो हम वैसे भी निकाल लेते ग्राम ग्राम स्टोइकियोमेट्री से, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, आप शक्तिमान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को मोल मोल स्टोइकियोमेट्री से करो, ताकि गलती होने के चांसेस सबसे कम हो। ठीक है, करें क्या कुछ क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना, हमें कुछ भी डेटा दिया हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हो, और या फिर गिवन मास दिया हुआ हो, या डायरेक्ट मोल दिए हुए हो, हम तो कैसे करेंगे, पहले सबके मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल मोल स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करेंगे। स्टोइकियोमेट्री समझते ना क्या होती है, बोलो Yes, बोलो। sir. Yes, चलो sir. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास of CO2 gas obtained. Calculate the mass of CO2 gas obtained on heating 10 ग्राम CaCO3। तो ये वाली रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है CaO प्लस CO2। रिएक्शन लिख लिया आपने, रिएक्शन के बाद उसको बैलेंस करो। ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब हमें ये पता है कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है और इसका भी 1 मोल बनाता है। इसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। क्लियर। तो मुझे इसका 10 ग्राम दे रखा है,
तो 10 ग्राम से क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ इसके? कैसे निकालूंगा? 10 अपॉन गिवन मास अपॉन मोल का 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है CO2 का, निकालना है ना। इसका 1 मोल CO2 का 1 मोल बनाता है, तो इसका 0.1 मोल, इसका भी 0.1 मोल ही बनाएगा ना। बोलो Yes, sir. Yes, sir. सही है ना। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए हमारे पास? मोल्स ऑफ CO2 ये आ गए हैं 0.1 मोल। बोलो क्लियर है? हमसे क्या पूछा हुआ है? मास पूछा हुआ है। Yes, तो sir. मास ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? मोल्स से गिवन मास की तरफ कैसे जाते हैं? इनटू मोलर मास करके। तो मोलर मास CO2 का कितना होता है? 44। 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। सिंपल है, करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट पहला मास ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड। दूसरा वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस obtained on heating 16.8 ग्राम NaHCO3। अब पहले जल्दी से ये वाला पेज राइट लिखो, नोट करो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। लिखा? वलोरा समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. श्रुत, रितेश राज, Yes, sir. Yes, sir. लिखा बेटा? आगे पेज चेंज करो। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, वो है ना स्टोइकियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन वैसे ही देगा जिनकी रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो। जिनकी रिएक्शन हम इजीली नहीं लिख पाते ना, उनके लिए मैं दूसरा मेथड आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हम इजीली इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे? देखो वो हीट किसको कर रहा है? NaCO3 को। तो रिएक्टेंट साइड पे कौन होगा? NaHCO3। अब प्रोडक्ट साइड पे देखो, दो तो उसने खुद से दे रखे हैं, एक तो दे रखा है Na2CO3 और दूसरा दे रखा है CO2। तो प्रोडक्ट साइड पे लिख दो Na2CO3 प्लस CO2। अभी एक और प्रोडक्ट बचा हुआ है, वो खुद से अज्यूम कर लो। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, तो वो होगा H2। अब ये अगर हमने रिएक्शन लिख ली किसी भी तरह से, ये याद करने लायक रिएक्शन है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? फिर इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा। अब आई थिंक बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन, है ना? अब NaHCO3 का हमें क्या दे रखा है? NaHCO3 का हमें गिवन मास दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें मोल मोल स्टोइकियोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? गिवन मास जो दे रखा है 16.8 ग्राम, उसको डिवाइड कर दूंगा इसके मोलर मास से, तो मोल्स आ जाएंगे हमारे। मोल्स कितने आ जाएंगे? 16.8, इसका मोलर मास होता है आई थिंक 84 होता है। एक बार चेक करो 84 होता है क्या? Yes, sir. हाँ 84 होता है। तो ये हो जाएगा 0.2 मोल। अब देखो इसके 2 मोल CO2 का 1 मोल बनाते हैं और NO2CO3 का भी 1 मोल बनाते हैं। तो इसके 0.2 इसके कितने बनाएंगे? 0.1 बनाएंगे क्या? इसके 2 मोल इसका 1 बनाते हैं तो 0.2 Yes, sir. 0.1 बनाएंगे ना। Yes. मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने आ गए? 0.1 मोल आ गए।
तो मास कैसे निकाल लेंगे इसको? मास ऑफ Na2CO3 0.1 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है Na2CO3 का? 23 इंटू 106. 2 106। तो 0.1 इंटू 106 मतलब 10.6 ग्राम। ये तो आंसर नंबर 2 आ गया हमारा। ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 पता चला आपको? मोल्स ऑफ CO2 कितने थे जो अभी हमने स्टोइकियोमेट्री से फाइंड किए हैं? 0.1 मोल, है ना? तो वॉल्यूम पूछा है कि मास पूछा है इसका? वॉल्यूम पूछा है एट एसटीपी। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसको एसटीपी पे है ना, एसटीपी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। मोल से वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 0.1 को 22.4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 2.24 लीटर आंसर आ जाएगा। ये आंसर नंबर 2 हो गया। वो एक ही वन है, आंसर नंबर 2 है। बोलो समझ आया कैसे स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी है? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। बाहर से समझ आ रहा है ना? Yes, sir. हरी, Yes, sir. हरी, आशुतोष, आशुतोष आए कि नहीं आया? आशुतोष नहीं आया। पावस, हेलो। हाँ बेटा। कौन हाँ सर, मैं आया हूँ। आए हो? ठीक है, कर दो इरेज बच्चों। Yes. हो गया ना? कर दो इरेज। Yes. चलो नेक्स्ट रिएक्शन है जो स्टोइकियोमेट्री में ही इसके क्वेश्चन आते हैं, उसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है? जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे कर सकते हैं बर्न? जैसे ये हाइड्रोकार्बन है CXHY, कोई भी चीज बर्न होगी तो O2 की प्रेजेंस में ही होगी, और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो CO2 एंड H2O बनाता है। क्या बनाता है? CO2 एंड H2O। अब इसको बैलेंस करने का ट्रिक समझना। जितने कार्बन के एटम है, यहाँ पे कार्बन के एटम कितने? X, उतना ही CO2 फॉर्म होगा। जितने हाइड्रोजन के एटम है उसका आधा H2O फॉर्म होगा। फिर हम O2 को बैलेंस कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, C3H8 की हमें कंबशन रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या कर दूंगा? प्लस O2 कर दूंगा, CO2 फॉर्म कर दूंगा एंड H2O फॉर्म कर दूंगा। आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. बताओ CO2 कितना बनेगा? 3, तो CO2 बन जाएगा। H2O कितना बनेगा? हाइड्रोजन का आधा, तो 4H2O बन जाएगा। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? ऑक्सीजन को बैलेंस कर दूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 6 तो यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं 2 को कि 10 आ जाए? 5। तो ये हमारी बैलेंस हो गई। जैसे मुझे C7H14 की कंबशन रिएक्शन लिखनी है तो मैं क्या करूंगा? O2 के साथ उसको रिएक्ट करवाऊंगा, CO2 और H2O को फॉर्म कर दूंगा। CO2 कितना फॉर्म होगा? 7, CH14 है बेटा ये। H2 कितना फॉर्म होगा? 7। यहाँ पर कितने हैं ये? 14 प्लस 7 21। 21 हो गए ना टोटल। 21 ऐसे कौन से नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 21 आ जाए? 21 डिवाइड बाई 2, राइट? बोलो, यस। कर सकते हैं बैलेंस? Yes, sir. Yes, sir. अगर चलो हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYOZ, है ना, तो मैं इसकी भी सेम उसी तरह से रिएक्शन लिखूंगा। इसमें भी CO2 उतने ही फॉर्म होंगे, कितने? X, और H2O उतने ही फॉर्म होंगे, कितने? Y/2। जैसे मैंने ग्लूकोज की कंबशन रिएक्शन लिखी,
C6H12O6 O2 के साथ मिलाया, बताओ CO2 कितना फॉर्म होगा? 6। H2O कितना फॉर्म होगा बताओ, बोलो। 6 6। ऑक्सीजन को काउंट करो, यहाँ पर ऑक्सीजन है 6 इंटू 2 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 6। तो देखो ये 6 ऑक्सीजन तो इधर एडजस्ट हो गए, बाकी के 12 को यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करो कि 12 हो जाए? 6 से। ये तो इधर एडजस्ट हो गए थे ना, बाकी के 12 यहाँ पर आ गए, तो हो गई ये बैलेंस। बोलो समझ आया? yes sir Yes. Yes, sir. कर सकते ना बैलेंस? बोलो। Yes, sir. नोट करो जल्दी से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। हो गया? Sir, आवाज कट हो गई बेटा, क्या बोल रहे हो? हो गया सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। फॉर द कंप्लीट combustion of 3 gram ethane, the volume of CO2 gas obtained at STP will be। देखो यहाँ कंबशन किसका करवा रहे हैं हम? इथेन का। इथेन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C2H6। थोड़ा बहुत 10th का भी याद होगा ना इथेन का फॉर्मूला। अब इसका कंबशन करवाना है तो O2 के साथ इसको मिलाएंगे, CO2 कितना फॉर्म करेंगे? 2 और H2O कितना फॉर्म करेंगे? 3। बैलेंस कर देते हैं, 4 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो 7/2 हमारा O2 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री लगानी है पहले की तरह। यहाँ पर 3 ग्राम दे रखा है तो मोल्स निकाल लेंगे हम। 39 नहीं है, 3 ग्राम से, तो मोल्स कितना आ जाएंगे? 3 अपॉन इसका मोलर मास आता है 30, तो मोल्स आ जाएंगे 0.1। बताओ इसका 1 मोल CO2 की कितने बना रहा है? 2 मोल बना रहा है, तो इसका 0.1 इसका क्या 0.2 बनाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए हैं? मोल्स ऑफ CO2 आ गए हैं 0.2। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 8 STP 0.2 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा 4.48 लीटर आंसर। कर सकते ना कंबशन रिएक्शन के भी? Yes, sir. नोट करो बच्चों। देखो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है स्टोइकियोमेट्री, ये हम तब लगा सकते हैं जब हम रिएक्शन लिख पा रहे हैं और उसको बैलेंस भी कर पा रहे हैं। हमें सारे रिएक्टेंट पता है, सारे प्रोडक्ट पता है, तभी तो जाके हम बैलेंस करेंगे उसको, तभी जाके हम उसके मोल्स निकालेंगे या स्टोइकियोमेट्री रीड करेंगे, है ना? लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हमें रिएक्शन का पता ही नहीं, हमें तो बोल दिया है कि एक्स से वाई बनता है, अब हमें पता नहीं है एक्स ने किसके साथ रिएक्ट करके वाई बनाया होगा और क्या क्या बना होगा, तो हम स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा सकते। तो उसके लिए है ना हमें सेकंड मेथड पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं POSE, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को नेक्स्ट क्लास में ना टाइम पर ज्वाइन होना, वरना काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप छोड़ दोगे, क्योंकि जितने भी टफ क्वेश्चन होने वाले हैं ना वो स्टोइकियोमेट्री पे नहीं आएंगे, वो POSE पे आएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में टाइम पर ज्वाइन होना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम वो वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, वो वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।
आप 10 मिनट भी लेट हुए तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा आपका। क्लियर? क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ये लिख Thank लिया you, था ना sir. सबने? वो Yes, लिख लिया था sir. ना Yes. सभी ने? Yes, sir. चलो बाय बाय। Bye, sir.